हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशंस के सापेक्ष में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक्स आपके आने वाले झारखंड टीजीटी और सहायक आचार्य की रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 2D और 3D दोनों सिलेबस जो है हमारे दिए गए हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि झारखंड टीजीटी और सहायक आचार्य की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वह 3D के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद कुछ फार्मूला को जानेंगे, देन डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड रेशियो। उसके बाद जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे के जो फिगर्स हैं उन पर विचार करेंगे, यानी कि जो सिलेबस है एज इट इज 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का यहाँ पर टॉपिक्स होगा वह 3D, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3D स्पेस में, या फिर कुछ अदर फार्मूलाज जो हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस रिगार्डिंग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3D, इसे एनालिटिक ज्योमेट्री के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका अदर नाम जो है वह है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री को आप कार्टेशियन ज्योमेट्री के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, आप जो अब तक यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे वह यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़े थे, जबकि अभी जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो आखिर व्हाट डिफरेंस बिटवीन यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर जो है हमें दो चीज़ें जानने हैं। एक जो कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, हम लोग प्योर ज्योमेट्री को, ये जो प्योर ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री कहने का मतलब कि ज्योमेट्री का जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ज्योमेट्री के ही माध्यम से कर रहे हैं, तो उसे हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कि ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, 10वीं कक्षा तक पढ़े थे, और इसमें ज्योमेट्री का प्योर फॉर्म हम देखते थे। लेकिन विद्वानों ने, गणितज्ञों ने क्या किया कि ज्योमेट्री में, यानी ज्योमेट्री का जो है सॉल्यूशंस अलजेब्रा के थ्रू करना जब प्रारंभ किया तो ये ज्योमेट्री और भी रोचक होता गया और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है अलजेब्रा के माध्यम से इस ज्योमेट्री के अंतर्गत सॉल्व होने लगे। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हम अलजेब्रा के हेल्प से ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि जब हम इसी टॉपिक्स में 3D के ही आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपके अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्विंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, सॉल्विंग ज्योमेट्री
with the help of algebra. This is called coordinate geometry. तो नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 3 डायमेंशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो डायमेंशंस है कि 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। तो 0 डायमेंशन यानी कोई भी जो आकृति बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, वह क्या से बना हुआ है? तो कोई भी आकृति या जो फिगर बनी हुई है वह पॉइंट से बना हुआ है। ठीक है, क्या से बना हुआ है? पॉइंट से बना हुआ है। तो पॉइंट जिसे हम लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट जो है कोई कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट करते हैं, यानी पॉइंट पॉइंट मिलकर जो है हमें लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो पॉइंट है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है ना। पॉइंट एक डायमेंशन लेस जो है वो है। तो यानी कि यह जो है वो 0 डायमेंशंस को शो करता है पॉइंट। जीरो डायमेंशंस। इसी पॉइंट को हम यानी इस बिंदु को हम अगर बहुत सारे बिंदुओं से जोड़ देते हैं तो यह एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यह 1 डायमेंशंस को शो करता है। 1 डायमेंशन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 डायमेंशंस को। ठीक है, अब इसी को, इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम मोड़ देते हैं इस तरह से, तो एक कर्व जो है वो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यह जो कर्व फॉर्म हो रहा है वो एक प्लेन पर हो रहा है। ठीक है, जिसे हम XY प्लेन कहते हैं। तो ये 2 डायमेंशंस को शो करता है। ये किसे शो करता है? तो इसी को 2 डायमेंशन 2D कर्व कहते हैं। इसका अन्य और भी फिगर हो सकता है, जैसे हम इसे पूरी तरह से जो है वो मोड़कर इस तरह से कर दे, या फिर ये U शेप में कर दे। यानी कि जो हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे आकृतियों को हम 2 डायमेंशंस कर्व के अंतर्गत रखते हैं और इसे जो है वह प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे जो है हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्लेन में। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई हम इस प्रकार के शेप बनाते हैं जिसमें कि 2 डायमेंशंस का प्रयोग करके एक और डायमेंशन हम मेंशन कर देते हैं जिसे हम Z डायमेंशन कहते हैं, यानी XY प्लेन था, लेकिन अगर हम XY और Z यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रखते हैं तो उस केसेस में वो 3 डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। 3 डायमेंशंस के रिगार्डिंग अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो अगर आप सामने से देखते हैं तो 2 डायमेंशन आपको दिखेगा, तीसरा जो डायमेंशन है वह आपको नज़र नहीं आएगी। तो यानी कि स्पेस की बात की जा रही है। तो ये जो आकृति है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे आकृतियाँ जो हैं वह 3D के अंतर्गत आते हैं, 3 डायमेंशंस। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस के अंतर्गत आते हैं और इन्हें 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ पे लाई करते हैं? स्पेस में। इसके अलावा n डायमेंशंस भी होते हैं, तो अभी हम लोगों का जो चर्चा होगी वो इन्हीं पर, यानी 3D स्पेस 3D के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, यानी कि अलजेब्रा के हेल्प से हम चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ तक बेसिक चीज़ें जो है आप लोगों ने समझी होगी। अब आते हैं
कि जिस तरह से आप अगर कार्टेशियन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के अंतर्गत किसी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में, तो अब हम 3D के अंतर्गत कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 3D के अंतर्गत ऑक्टेंट होते हैं, यानी 8 हो जाते हैं क्वाड्रेंट। तो अब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट, वह किस कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत आएगा। तो इन पर अब हम विचार यहाँ पर करते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वह यह है कि हम किसी भी पॉइंट को 3D के अंतर्गत कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन 3D, तो देखिए सबसे पहले हम 2D के अंतर्गत देखते हैं कि ये हमारा अगर x है और ये y है, ठीक है, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। अगर हमें 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 2,3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम x के, चूंकि ये जो होता है वो x होता है और ये होता है y होता है, लेकिन वही अगर हम 3D के सापेक्ष में अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, 3D के सापेक्ष में अगर डिस्कस करते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बन जाता है वो क्या बनता है, x, y, z। क्या बनता है, x, y, z बनता है। यानी कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, 2,3, यानी इधर से जो है वो हम 2 लेंथ को लेते हैं और इधर से 3 लेंथ को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 2,3, ये हमारा 2D के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 3D के सापेक्ष में अगर डिस्कस करना चाहें तो अब क्या होता है कि इसमें हमारा 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये अगर हम किसी x मानते हैं इसे और इसे y मानते हैं और ये जो है आपका z है, तो अब यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कोऑर्डिनेट्स को, तो पहले तो हम x y में रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि अब ये यहाँ पर आपको हमने बताया कि जब भी हम 3D की बात करते हैं तो वो स्पेस में बात करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में तो यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट, यानी अगर मान लीजिए ये 2,3,4 को रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए 2 और 3, एक्स से जो है आपका 2 यूनिट ऊपर होगा, वाई से 3 यूनिट, जबकि जेड से जो है वो कितना यूनिट, 4 यूनिट ऊपर होगा। तो यानी कि एक्स वाई और जेड ये आपका स्पेस में, यहाँ पर इमेजिनेशंस का जो है वो अहम रोल्स होता है। तो आप देखिए हमारा ये अगर नीचे का जो पोर्शंस है वो अगर x, इधर का x है, इधर y है और इधर z है, तो अब पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, स्पेस में। तो यहाँ से x, y और z, यानी कि अगर हम पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर होगा और ये जो हो जाएगा वो आपका 2,3,4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम 3D के अंतर्गत किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये हो जाती है कि एक तो प्लेन को रिप्रेजेंट करना, और जैसा कि हमने बताया कि 3D के अंतर्गत जो ऑक्टेंट बनते हैं यानी 8 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब अगर कोई भी हमें एक पॉइंट दिया गया है, जैसे सपोज मान लीजिए कि 2,-3,4 दिया गया है। अब ये पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए 3D के अंतर्गत जो ऑक्टेंट होते हैं वो कौन से ऑक्टेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि 8 ऑक्टेंट इसमें होंगे, तो किसके अंतर्गत ये लाई करेगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग जो है वो पहले प्लेन को के बारे में जानते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया ये, फिर वाई जेड प्लेन हो गया और जेड एक्स प्लेन हो गया। तो अब उनमें जो प्लेन है, प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और जो एक्सिस है, एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वह देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्सिस।
कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्सिस। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं और उसमें जो है वो हम प्लेन और एक्सिस का जिक्र करेंगे। देखिए हमारा एक जो है वो प्लेन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अगर हम इसे एक एक्सिस मानते हैं और एक एक्सिस इसे मानते हैं और एक एक्सिस इसको मानते हैं, तो देखिए हम 3D स्पेस में ये जो फिगर है वो आ रहा है और यहाँ से हम लोग जो है वो प्लेन और कोऑर्डिनेट्स पर बात करेंगे। तो अगर मान लेते हैं ये आपका x है और ये y है और ये z है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो प्लेन बन रहा है वो आपका 3 प्लेन बन रहे हैं, एक ऊपर में, एक इधर और एक इधर। तो सबसे पहले जो है XY प्लेन की बात करते हैं। XY प्लेन, अब देखिए जब हम XY प्लेन की बात करते हैं तो इस पोर्शंस की बात हो रही है, तो इसमें Z एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यानी कि Z यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, Z बराबर 0। यानी कि हम अगर XY प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहें कोऑर्डिनेट में तो वो क्या हो जाएगा, तो x, y, 0, क्योंकि Z जो है XY प्लेन में क्या होता है, 0 होता है। सेम अगर हम YZ को रिप्रेजेंट करना चाहें, YZ प्लेन, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x जो है वो 0 होगा, YZ प्लेन में x का कंपोनेंट नहीं आ रहे हैं इस पोर्शन में, तो x 0 होगा। तो इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, तो 0, y, z। और तीसरा जो प्लेन हो गया वो हमारा XZ प्लेन हो गया, XZ प्लेन। XZ प्लेन में जो है आपका y 0 होगा एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन क्वाड्रेंट इज x, 0, z। तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। अब नाउ क्योंकि हम अगर ऑरिजिन्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ऑरिजिन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0 होता है। यानी ऑरिजिन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो ऑरिजिन यानी कि 0, 0, 0, ठीक है। अब नाउ ये ऑरिजिन से, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट करें। अब नाउ अगर हमें x एक्सिस के अलोंग देखना हो कि कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मान लीजिए 3D ही स्पेस है, हम इसी x, y और z के ही रिप्रेजेंट में, क्योंकि इनके बीच जो एंगल बनता है वही अल्फा, बीटा और गामा, जो कि डायरेक्शंस कोसाइंस के रूप में रिप्रेजेंट होता है, डायरेक्शंस रेशियो या फिर डायरेक्शंस कोसाइन। तो ये हम आगे के टॉपिक्स में जो है इसका डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सिर्फ एक्स वाले प्लेन को, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें एक्स ही सिर्फ इन्वॉल्व है, वाई और जेड का कंपोनेंट 0 है। तो यहाँ पर हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, x, 0, 0। तो यानी कि हम अगर इसमें ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट करके लिखिएगा कि x एक्सिस
को हम अगर एक्स एक्सिस को ही सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या करेंगे, तो x, 0, 0। अब नाउ वाई एक्सिस के एलोंग अगर कंपोनेंट्स हमें रिप्रेजेंट करना है तो 0, y, 0 एंड जेड एक्सिस के एलोंग रिप्रेजेंट करना है तो इसे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम 0, 0, जेड। नाउ ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि यहाँ तक क्लियर होगा या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। अब यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि कौन से क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके 8 फेस है ये ना, तो भाटी से सॉरी, तो यहाँ पर अब जो है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में कौन से, जैसे कि हमने एक आपका पॉइंट लिखे हुए थे यहाँ पर देखिए 2, -3, 4 ये किस क्वाड्रेंट में 3D के अंतर्गत लाई करेगा। तो चूंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होती है, तो इसे जानने के लिए हम लोग सिंपल सा एक ट्रिक यूज कर लेंगे। जैसे कि जब हम अगर 2D की बात करते हैं उसमें अगर हमें क्वाड्रेंट पूछा जाए तो आप मुजबानी जो है वो याद किए हुए हैं। 2D के अंतर्गत आप लोग क्या किए हुए हैं, देखिए 2D के अंतर्गत क्या होता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें पहले में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और दूसरे में जो है वो आपका माइनस प्लस होता है। ये ना जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा है और तीसरे कोऑर्डिनेट में जो है वो माइनस माइनस होता है और चौथे क्वाड्रेंट में जो है वो प्लस माइनस होता है। यही आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है। अब देखिए हम अगर ऑक्टेंट की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं और उसमें अगर हमारे 8 जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होगा और कौन से कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेंट है वो तो सारे पॉजिटिव ही होंगे। अब देखिए हमें ट्रिक क्या करना है कि जो हमने क्वाड्रेंट में लिखा है वो पुनः उतार लीजिए। यहाँ पर भी प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो अब जो 3D स्पेस है, 3D की जो आपका कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें 8 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम 4 और लिख देते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस और ये प्लस माइनस हो गया ये बात। अब नाउ जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है सब में प्लस ऐड कर दीजिए। सब में क्या किए, प्लस ऐड कर दिया, और दूसरा वाला जो हम इसमें लिखे हुए हैं उसमें सब में माइनस ऐड कर देंगे। हो गया। तो अब देखिए पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया, पांचवा आपका ये हो गया, फिर और ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां हो गया। तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने कितना आसानी से जो है वो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर देख लिया। कौन से कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा वो अब आपको मालूम हो गया। जैसे हमने एक आपका पॉइंट लिखा हुआ था 2, -3, 4। अब बताइए आप ही लोग कि यह जो पॉइंट है वो किस में लाई करेगा। चलिए आप लोग बताइए। कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर जो है वो 8 को बता दिए। पहले में क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस प्लस, चौथा में जो है वो प्लस माइनस प्लस।
तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और ये बीच में माइनस है, यानी ये 4 क्वाड्रेंट में आएगा आपका 3D के अंतर्गत। 3D जो आपका ऑक्टेंट बनाता है उसके चौथे क्वाड्रेंट्स में जो है आपका 2,-3,4 आएगा। ठीक है, अन्य और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका पहला है कि -2,4,3, फिर दूसरा जो है आपका पॉइंट दिया गया है -3, -1, 4 और तीसरा दिया हुआ है -6, 3, -4 और चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है -1, -2, -3। ठीक है, और पांचवा जो है ये हम लोगों ने देख लिया, जो कि आपका 4th क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। अब नाउ अगर हमें -2, 4 और 3 पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखिए माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस कहाँ पर है, दूसरे में है, तो ये जो है वो आपका 2nd क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस जो है वो तीसरे वाले में है, तो ये आपका 3rd वाले में चला जाएगा। नाउ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस कहाँ पर है, माइनस प्लस माइनस, ये 4th वाले में है। इसमें है तो 4th वाले में। और 1 मिनट, कहीं पे हमने गलती नहीं किया, नहीं ये 4th है, ये 6 है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। और माइनस माइनस माइनस, तो ये 7th के अंतर्गत है, 7th हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी 3D जो पॉइंट है, यानी 3 डायमेंशंस के जो पॉइंट दिए गए हैं, आप उसे रिप्रेजेंट कर पाइएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब आगे आते हैं, और अगर किसी स्पेस में 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्सों के बीच अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, जैसा कि आप अगर प्लेन की बात करते थे, कि अगर हम प्लेन की बात करते थे एक्स वाई के अंतर्गत, अगर यहाँ पर एक्स यानी कि पी और क्यू होता था, ठीक है, 2 बिंदु होते थे, जिसमें एक बिंदु x, y यानी x1, y1 और दूसरा जो है वो x2, y2 होता था, है ना। ये अगर प्लेन में होता था तो हम इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते थे, पी क्यू बराबर क्या हो जाता था, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग 2D के अंतर्गत करते थे, लेकिन अगर हमारे पास 3D में जो है वो आपका 2 पॉइंट्स हैं, स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्सों के बीच की अगर हम दूरी फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसी के हेल्प से, जिस तरह से यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स थे, अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट्स यानी x, y और z के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस तो अगर हमारे पास P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और Q एक दूसरा पॉइंट है स्पेस में ही जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो यहाँ से अगर हम PQ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा रूट अंडर या तो x1 को लिखिए या फिर x2 को लिखिए, डज नॉट मैटर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इसे कहा जाता है, ठीक है। इन 3D के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, 2D के अंतर्गत ये था, ठीक है। तो हमने 2D और 3D में अंतर क्या देखा, तो 3D के अंतर्गत जो z एक्सिस आ रहा था उसको हमने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया। सपोज एक जो है वो हम क्वेश्चंस लेते हैं और इसे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो पॉइंट हमारा P दिया गया है, ठीक है, अगर P जो है वो हमें पॉइंट दिया गया है 2,3,4 और Q पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है, Q जो पॉइंट दिया गया है वो -2, -5 और 7। अगर हमसे PQ का वैल्यू पूछा जाए तो PQ का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर कर देंगे। अब नाउ यहाँ पर देखिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x1, y1 और z1 को, जबकि Q जो है वो x2, y2 और z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 और ये z1, ये आपका x2, y2 एंड z2। तो नाउ हम वैल्यू को पुट करें x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -5 है और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 था, माइनस ऑलरेडी क्वेश्चंस में है, प्लस z2 7 है यानी 7 है -4 का होल स्क्वायर। अब ना इसी को सॉल्व कर देंगे तो -2 और -2 -4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, क्योंककि माइनस जो है वो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ना प्लस माइनस और माइनस, तो यानी 5 और 3 8, 8 64 हो जाएगा और प्लस और 7 में से 4 गया 3 3 9 हो गया और ये ओवर रूट हो जाएगा। 9 दिस 6 4 10 और 9 19, 9 कैरी 1 रहा, 6 और 1 7 और 1 8। तो हमारा जो आंसर आ गया वो रूट 89, यानी कि PQ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रूट 89 हो गया। सेम केसेस ट्रायंगल्स के अंतर्गत, ठीक है। जिस तरह से आप 2D के अंतर्गत पढ़े हैं उसी तरह से हम अप्लाई, यहाँ पर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हम इसी का जब हम अप्रोच आगे डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो के रिगार्डिंग करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होंगे, इसलिए जो है इसको हम तजेवर दे रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज स्किप करके भी जो है हम लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ी सी जो है वो इन बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे आते हैं और ट्रायंगल्स के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ट्रायंगल्स, अब देखिए ट्रायंगल्स में क्या है कि 3 जो है वो वर्टेक्स होंगे, और जिसमें कि एक आपका यहाँ पर अगर P मानते हैं, इसे Q मानते हैं और इसे Z मानते हैं, सॉरी P Q और R मानते हैं, तो P का अगर कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो, और Q जो है वो x2, y2, z2 हो, और R जो है वह आपका x3, y3, z3 हो, तो उस केसेस में यह ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहला कि हम इनका लेंथ निकालेंगे, यानी AB, BC और CA या फिर AC, इसका जो है वो हम वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से, जैसा कि अभी हमने बताया। अगर हमें AB करें, यहाँ पर PQ के सापेक्ष में डिस्कस कर रहे हैं, तो PQ, QR एंड PR हम इनका जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने बताया कि जब अगर हम इस लाइन का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए रूट अंडर जो है फार्मूला वो हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर तीनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं क्या ये एंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो फॉर्म करने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी है कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म करता है जब 2 का सम जो है वो तीसरे से बड़ा हो। तो पहला रिप्रेजेंटेशन की एंगल फॉर्म करेगा या नहीं, ठीक है, वेदर एंगल फॉर्म और नॉट, वेदर ट्रायंगल फॉर्म और नॉट, तो इसके लिए आप क्या करना होगा? तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी आर। फिर उसी तरह से जो है आपका 2 और ले सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। और तीसरा जो हो जाएगा वो पी आर हो गया, पी क्यू हो गया और यहाँ पर क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर। तो अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब देखिए ट्रायंगल्स के भी बहुत सारे जो है वो फॉर्म है। तो अगर ये सारे जो हैं अगर इक्वल हो जाए, पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये अगर इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा। अगर ये तीनों रेखाएं यानी पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये अगर इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहलाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में किसी भी 2 भुजाओं का स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इस प्रकार से। ये अगर P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? पी आर स्क्वायर हो जाए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसे रिप्रेजेंट करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर पी क्यू आर इसमें आपका कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जैसे कि x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, फिर x2, y2, z2, x3, y3, z3। तो नाउ सबसे पहले आपको इनका लेंथ जो है वो निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला से, एंड देन चेक दिस पाइथागोरस थ्योरम, बेस और जो लंब है उसका स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर की इक्वल आ रहे हैं। तो उस केसेस में यह जो ट्रायंगल्स हमारा दिया गया है वह राइट एंगल ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अगर हम आइसोसेल्स की बात करें तो कोई भी 2 भुजा अगर बराबर है तो उस वैसे ट्रायंगल्स को आइसोस्केलन ट्रायंगल्स कह देंगे। अगर तीनों डिफरेंट जो है वो लेंथ का है तो वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल्स कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हैं। अब नाउ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर क्वाड्रिलेटरल्स भी दिए गए हैं तो हाउ वी चेक दीज आर क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि आपका कोई भी एक शेप दिया गया है क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है, ये अगर मान लीजिए P है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल्स है। तो ना अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखनी होगी, है ना, 2 चीज़ें, एक तो सारे लेंथ और दूसरा डायगोनल पर विचार करना होगा।
डायगोनल्स पर विचार करना होगा। तो अब देखिए डिफरेंट जो आपका टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटर्स का, उसके अकॉर्डिंग तो अगर p कोऑर्डिनेट जो है वो अगर x1, y1, z1 है एंड q जो है वो x2, y2, z2 है और r जो है वो x3, y3, z3 है और s जो है वो x4, y4, z4 है। तो नाउ इसके लिए हमें क्या दो चीज़ें देखनी होगी। एक तो पहला जो है वो लेंथ, ठीक है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ठीक है, एस पी। अब इसका जब हम लेंथ मालूम हो एंड नाउ हमें डायगोनल्स यानी कि पी आर एंड क्यू एस अब ये इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए और इस मान लीजिए कि पी आर, ठीक है, पी आर और आर एस ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो उस केसेस में यह जो ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा वो कौन सा ट्रायंगल्स होगा, तो इक्विलेट रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत फॉर्म करेगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाए और उसके डायगोनल्स भी बराबर हो जाए तो उस केसेस में जो है वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्रकार के हम डायगोनल्स और इसके लेंथ को फाइंड आउट करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का। अब नाउ जो नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी हमारा एक यानी कि दो पॉइंट्स हैं यानी एक लाइन्स है और वो किसी रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उस किस ये कोऑर्डिनेट्स के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। मिनट